वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैनेजमेंट ऑफ कैश के पार्ट 3 में आज हम इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कस करने वाले हैं। और थ्योरी क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है, जिस क्वेश्चन की या जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि मैनेजमेंट ऑफ कैश का इस टॉपिक के बाद में पूरा एक थ्योरी कंसेप्ट जो होता है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि फंक्शन ऑफ कैश ऑफ मैनेजमेंट, यानी रोकड़ प्रबंध के क्या कार्य हैं उसके बारे में इम्पोर्टेंट ये हमारा वीडियो है। क्लियर है? यानी कि कैश मैनेजमेंट जब हम करते हैं तो हमें क्या क्या फंक्शन करना पड़ता है एक बिजनेस को, एक इंडस्ट्री को, उसके ऊपर हम कह सकते हैं आज का हमारा ये टॉपिक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें फंक्शन की, तो फंक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। यानी कि फंक्शन को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है कैश प्लानिंग एंड कंट्रोल, यानी कि रोकड़ का नियोजन और नियंत्रण। क्लियर है? यानी फर्स्ट फंक्शन ये रहेगा। पहले तो हमें कैश का प्लानिंग करना पड़ेगा, कितना पैसा चाहिए, फिर कंट्रोल के ऊपर। सेकंड है कलेक्टिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली, यानी कोषों का कुशलता पूर्वक संग्रहण और नियंत्रण, यानी कैसे हम कैश का कलेक्शन करें और फिर कैसे उसका वितरण करें, यानी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब जिसको हमको पैसा देना है उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। क्लियर है? थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन रहेगा डिटर्मिनेशन द एप्रोप्रिएट वर्किंग कैश बैलेंस, यानी उपयुक्त या समुचित कार्यशील रोकड़ से इसका निर्धारण, कैसे हम अपने पास में एक वर्किंग कैपिटल का बैलेंस रखें, ना तो ज्यादा ना कम। ठीक है? ना तो हमको ज्यादा रखना है ना हमको कम रखना है, हमको ऑप्टिमम बैलेंस रखना है। क्लियर? नेक्स्ट हमको कह रहे हैं इन्वेंटिंग द रिमेनिंग एक्सेस कैश बैलेंस, शेष आदि के रोकड़ का विनियोजन। ठीक है? यानी अगर आपके पास में एक्सेस अगर कोई कैश है तो आप उसका इन्वेस्टमेंट कैसे करोगे ताकि वो कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट दे। क्लियर? तो आपको बताना है फंक्शन ऑफ कैश मैनेजमेंट। ठीक है? इसमें जब क्वेश्चन आएगा कि एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ कैश मैनेजमेंट, तो आप बिल्कुल इसको आप डायग्राम से भी बना सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन, सेकंड, ठीक है, थर्ड और फोर्थ। क्लियर? तो ये चारों फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब बात करेंगे सबसे पहला फर्स्ट फंक्शन की। फर्स्ट फंक्शन हमारा क्या कह रहा है? कैश प्लानिंग एंड कंट्रोल, रोकड़ का नियोजन और नियंत्रण। देखिए, पहला जो हमारा फंक्शन है कि कैश का कैसे प्लानिंग, नियोजन करें और कैसे कंट्रोल करें, तो इसके लिए हमारे पास में 4 इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मेथड्स हैं। ठीक है? जिसका यूज करके हम अपनी कैश की प्लानिंग और कह सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि कैश मैनेजमेंट का जो मेन है कि कैश का जो बैलेंस है वो मिनिमम रखना है ताकि जो प्रॉफिट है उसको मैक्सिमम किया जा सके। तो कैश को मिनिमम रख के हम प्रॉफिट को क्या करना चाहते हैं? मैक्सिमम करना चाहते हैं। ये हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है कैश मैनेजमेंट का। ठीक है? तो इसीलिए हम सबसे पहले कैश की प्लानिंग करेंगे कि कैश की प्लानिंग की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है कि हमको कितनी क्वांटिटी चाहिए अपने बिजनेस के लिए कैश की और कितना हमको पेमेंट करना है। यानी कि हमारे बिजनेस में कितना इनफ्लो हो रहा है और कितना आउटफ्लो होगा। इनफ्लो का मतलब है कि कितनी क्वांटिटी पैसा कहीं से आ रहा है, कितनी क्वांटिटी का हमें पैसा चाहिए बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, और कितना आउटफ्लो का मतलब होता है कि हमें कितना पेमेंट करना है। ठीक है? इसके बारे में तो ये आपको पता हो तो बिजनेस में हम कह सकते हैं कैश का बिल्कुल अच्छे से अरेंजमेंट किया जा सकता है। यानी कि कैश की प्राप्ति और उसका भुगतान का अगर हम एस्टिमेट पता लगा लें तो बहुत ही अच्छे से हम कैश मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला हम बनाते हैं कैश बजट। ठीक है? कैश बजट यानी कि रोकड़ बजट। पहला क्या है? कैश बजट यानी रोकड़ बजट। क्लियर है? इसमें क्या होता है कि हम कैश बजट बनाते हैं ताकि कैश का हमें प्लानिंग कर सके और टाइम रहते हम उसकी कंट्रोल कर पाएँ। तो कैश बजट का मतलब होगा कि हमारे पास में हमें पूरा नॉलेज होना चाहिए
कि हमारे पास में पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है, इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप कैश बजट बहुत अच्छे से बना पाएंगे। तो सबसे पहला आपको सिर्फ थ्योरी लिखनी है, यहाँ पे कैश बजट को एक्सप्लेन नहीं करना है क्वेश्चन के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे जो कैश प्लानिंग एंड कंट्रोल है उसका मेन पॉइंट जो पहला फंक्शन है उसका भी आप कह सकते हैं सब फंक्शन, ठीक है। इसका पहला कार्य क्या हो गया, कैश बजट बनाना यानी रोकड़ बजट। इसके लिए आपको इनफ्लो आउटफ्लो कितना पैसा आ रहा है कितना जा रहा है इसकी जानकारी होनी जरूरी है। सेकंड फंक्शन आपका जो मेन है वो है कैश फ्लो एनालिसिस, यानी कि कैश फ्लो एनालिसिस जैसे हमने बजट बनाया एज इट इज वैसे ही कि आपको कैश के स्रोत यानी कि सोर्सेज और यूजर्स के बारे में पता होना चाहिए। आपने प्रीवियस क्लासों में पढ़ा होगा फंड फ्लो, ठीक है, फंड फ्लो पढ़ा होगा आपने। तो उस फंड फ्लो में क्या होता है, सोर्सेज होता है। सोर्सेज का मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है और आप कहाँ उसका यूज करोगे, उसको अप्लाई करोगे, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अगर आपको ये पता है तो हम अपने कैश का कितना बिजनेस में चाहिए उसका प्लानिंग अच्छे से कर पाएंगे और कंट्रोल भी कर पाएंगे। तो कैश फ्लो एनालिसिस में आपका वही अभी जो हमने कैश बजट में बात की, सोर्सेज के बारे में और जो यूजर्स हैं उसके बारे में पता होना जरूरी है, ठीक है। यानी कि रोकड़ प्रवाह विश्लेषण में हमें कहाँ से पैसा हम लेंगे यानी उसे कहते हैं सोर्सेज, पैसा आएगा। फिर यूजेस यानी एप्लीकेशन का मतलब हो गया हम उस पैसे का कहाँ यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ आपने फंड फ्लो में पढ़ी होगी, उसी का ही लिखना है यहाँ पे थोड़ा सा कि ये क्या होता है, कहाँ से पैसा आएगा हमारा, क्या हम कोई मशीन सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो पैसा आ रहा है, या फिर आपका जो पैसा है वो आपने इक्विटी शेयर आपने इश्यू किए मार्केट में तो पैसा आ रहा है। क्लियर है। अच्छा, पैसा कहाँ जा रहा है कि आपने नई मशीन परचेज कर ली। तो ये सारा का सारा नॉलेज आपको होना जरूरी है। थर्ड इसका है कैश मैनेजमेंट मॉडल, यानी कि रोकड़ प्रबंधन प्रतिमान। और आप इसी चैप्टर में कैश मैनेजमेंट के दो मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। बाउमॉल का मॉडल हम देखेंगे, ठीक है। बाउमॉल मॉडल के साथ में हम देखेंगे मिलन और मॉडल, ठीक है। तो दो मॉडल के बारे में तो हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पे। तो कैश मैनेजमेंट का पता लगाने के लिए हम मॉडल का यूज़ करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल बाउमॉल का मॉडल और दूसरा मिलर का, ठीक है। तो ये मॉडल हम यूज़ करेंगे। इस मॉडल को यूज़ करके हम कह सकते हैं कि हम अपने कैश प्लानिंग जो है वो बहुत अच्छे से कर सकते हैं, बाउमॉल का और ये हो जाएगा आपका मिलर का, ठीक है। जो मॉडल है वो हम इस कह सकते हैं आगे आने वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि बाउमॉल और मिलर का मॉडल क्या था। तो हम मॉडल का यूज़ करके भी अपने कैश की प्लानिंग बहुत अच्छे से कर पाएंगे, यानी कि अनुकूलतम यानी ऑप्टिमम कैश बैलेंस का हम पता लगा पाएंगे कि कितना बिजनेस को पैसा चाहिए, वो हम इन मॉडल के सपोर्ट से कर पाएंगे। नेक्स्ट जो कि आप लोगों ने पढ़े होंगे रेशियो एनालिसिस, ठीक है। उसमें आपने पढ़ा होगा कैश टर्नओवर रेशियो, डेली कैश पेमेंट रेशियो, कैश फ्लो कवरेज रेशियो। तो ऐसे आप कैश पोजीशन रेशियो, तो इन टाइप के कुछ रेशियो के नाम आपको यहाँ लिखना है, क्योंकि ये आपका थ्योरी का क्वेश्चन ही बनता है कि हम ऐसे रेशियो का यूज़ करके हम कैश प्लानिंग कर सकते हैं। क्लियर है। तो कैश रेशियो में जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जैसे कैश टर्नओवर रेशियो, ठीक है। आपको नाम पता होना चाहिए कौन कौन से आएंगे, जैसे फर्स्ट कैश टर्नओवर रेशियो, एक लिख सकते हैं हम कैश फ्लो कवरेज रेशियो, ठीक है। तो इस तरह के जो रेशियो हैं उनका यूज करके हम अपनी कैश की प्लानिंग और कंट्रोल कर पाएंगे। तो देखिए जो फंक्शन है, जिस फंक्शन को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 4 में। तो ध्यान रखिएगा, इसको हमने अभी स्टडी की कि कैश प्लानिंग एंड कंट्रोल। तो इसमें हमने क्या देखा इस पॉइंट में कि इसमें आपको लिखने हैं कि
कैश प्लानिंग और कंट्रोल में आप कैश बजट बना सकते हैं, कैश फ्लो एनालाइज कर सकते हैं, कैश मैनेजमेंट मॉडल यूज कर सकते हैं और अनुपात विश्लेषण यानी रेशियो एनालाइज कर सकते हैं। इट्स अ थ्योरिकल पूरा क्वेश्चन रहेगा, इसमें सिर्फ आपको डिटेल लिखनी है कि कैश बजट क्या होता है, ठीक है। कैश फ्लो एनालिसिस, यहाँ पे कैश फ्लो एनालिसिस आप कैश इनफ्लो और फंड फ्लो के बारे में लिख सकते हैं। कैश मैनेजमेंट मॉडल, जब हम आने वाली वीडियो में इन दोनों मॉडल को पढ़ेंगे तो आप यहाँ उसकी डिटेल लिख सकते हैं। और रेशियो एनालिसिस का मतलब होता है कि कुछ अनुपातों का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इसको बना सकते हो, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पहला फंक्शन आपका कंप्लीट हुआ है। बात करते हैं सेकंड फंक्शन की। सेकंड फंक्शन हमारा क्या था, कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इफेक्टिवली। ध्यान रखिएगा ये यहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन भी बनता है, 7 का भी बन सकता है और 15 मार्क्स का भी बन सकता है, यानी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको क्लियर होना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी बनेगा, अभी हम बात करेंगे इस पॉइंट के बारे में, क्लियर। तो चलिए देखिए, सेकंड पॉइंट है कलेक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कैश फंड। तो देखिए रोकड़ कोषों का कुशलता पूर्वक कलेक्शन यानी संग्रहण, ठीक है, संग्रहण करना और वितरण करना। तो इस फंक्शन में हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हम बात करेंगे एक कैश सर्कल की। देखिए क्या होता है कि यहाँ पे कैश सर्कल का मतलब होता है कि जब भी आप कैश आपके पास में होता है, जब भी आपके पास में कैश होता है तो सबसे पहले बिजनेस में क्या किया जाता है, रॉ मटेरियल को परचेज किया जाता है। रॉ मटेरियल पे कुछ आप कह सकते हो एक्सपेंसेस लगाते हो, यानी कि हम उसे कह सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, वर्क इन प्रोसेस भी कह सकते हैं। तो कुछ एक्सपेंसेस आप रॉ मटेरियल पे लगाते हो, इट मीन्स कि आप अपने वर्किंग में आप ऑपरेशनल कुछ एक्टिविटीज कर रहे हो, क्लियर। उसके बाद में जब आप ये एक्टिविटीज कर लेते हो, यानी कि फैक्ट्री का पार्ट, ये क्या कहलाता है, फैक्ट्री में, फिर आपका माल तैयार हो जाता है फिनिश गुड में, और उसके बाद में आप उसे सेल कर देते हो यानी बेच देते हो, क्लियर है। अब बेचते हो तो इसके लिए 2 प्रोसेस होता है आपके पास में, या तो आप क्या करोगे, कैश में बेच दोगे यानी इस पे पहुंच जाओगे, या फिर आप इसे क्रेडिट सेल करोगे। समस्या कहाँ आती है, जहां हम क्रेडिट सेल करते हैं, क्योंकि टाइम लग जाता है इस पॉइंट तक आने में, कैश को लेने में, क्लियर है। तो ये कहलाता है एक कैश सर्कल है जिसे कहते हैं रोकड़ चक्र। क्या कहते हैं, रोकड़ चक्र, क्लियर है। तो ये कैश सर्कल है कि पहले हम लोग कैश होना चाहिए, और फिर आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, फिर आप वर्क इन प्रोग्रेस यानी फैक्ट्री में कुछ एक्सपेंसेस लगाओगे रॉ मटेरियल के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आप लेबर लाएंगे, आप कह सकते हैं मशीनरी यूज करोगे, सारे खर्चे हो गए, फिर आपका फिनिश गुड कन्वर्ट होगा और फिर आप उसको सेल कर पाओगे। और सेल के लिए 2 कंडीशन, या तो आप उसे क्या करोगे, उधार बेचोगे, या फिर आप क्या करोगे, उसका आप कैश में पेमेंट करोगे, क्लियर है। तो यहाँ पे अगर आपका पास कैश आ जाता है तो इसका मतलब है कि ये प्रोसेस और जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। कैश आ गया, आपने कैश में बेचा है तो आप जल्दी से, आपके पास कैश आया और आप रोकड़ जो रॉ मटेरियल है उसको खरीदने लग जाओगे। तो कहने का मतलब है ये एक सर्कल है जो कि क्या करता है, राउंड के रूप में चलता है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्कल है, क्लियर है। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझने वाले हैं कि ये क्या कह रहा है, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे एक डायग्राम लिया है, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आप ये चाहें ये डायग्राम बना सकते हैं, बहुत इजी से आपको समझाना है इसको, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक बिजनेस का हम एग्जांपल ले रहे हैं, जहाँ पे आपको क्या दिया जा रहा है, एक पोजीशन दी जा रही है कि आप कब मटेरियल का ऑर्डर देते हो और कब आप उसे बेचते हो और कब आप उसे खरीद पाओगे, ये सारा का सारा। यानी कि आप कह सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल
परचेज का मतलब होता है आपने माल को खरीदा, क्लियर, ठीक है, परचेज किया, उसके बाद में आप क्या करोगे, प्रोडक्शन करोगे, तो प्रोडक्शन आपने स्टार्ट कर दिया, क्लियर, उसके बाद में आप इसे सेल करेंगे और सेल के बाद में आपका काम रहेगा कलेक्शन करना। कलेक्शन मतलब आपका जो पैसा आपने उधार बेचा है उसको एकत्रित करना। तो पहले आप परचेज करेंगे, खरीदेंगे माल को, फिर प्रोडक्शन करेंगे और फिर सेल करेंगे और फिर अपने उधार माल का कलेक्शन करेंगे। उसी पे ही ये डिपेंड है, ये हमारा एक डायग्राम जिसे कहते हैं कैश सर्कल, क्लियर। चलिए क्या कह रहा है ये डायग्राम, इसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको मटेरियल आपने ऑर्डर किया ए पॉइंट पे, किस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, ठीक है। आपको 14 दिन के बाद में, ये 14 डेज के बाद में, यानी बी पॉइंट पे आपको क्या मिल रहा है, ये मटेरियल रिसीव हो रहा है, क्लियर। आपने ए पॉइंट पे क्या किया, मटेरियल का ऑर्डर दिया, 14 दिन के बाद यानी बी पॉइंट पे आपको मटेरियल मिल गया, ठीक है। उसके बाद में सी पॉइंट पे, यानी कि सी पॉइंट पे आप कह सकते हैं कि आपने पेमेंट किया, सी पॉइंट पे यानी 10 दिन बाद। अब ध्यान रखिएगा आपने 10 दिन बाद पेमेंट क्यों किया, क्योंकि आपको ये दे रखा है 30, ठीक है। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसका मीनिंग समझाने के लिए, यानी कि जब मटेरियल आपने ऑर्डर किया और आपको मटेरियल 14 दिन के बाद मिल गया, तब जिसने सप्लायर ने, जिसने आपको माल बेचा है, उसने आपसे कहा कि भाई अगर तुमने 10 दिन में पेमेंट किया तो तुमको 2 रुपए का हिसाब से क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। और कितने दिन में करना है पेमेंट, तो 30 दिन में करना है, लेकिन तुमने कितने दिन में कर दोगे, 10 दिन में, तो तुमको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलने वाला है, क्लियर है। तो आप इसका फायदा उठाने के लिए आप कितने दिन में पेमेंट करोगे, 10 दिन में, क्लियर। तो यानी कि ये कहने का मतलब क्या होता है कि 30 दिन तक आपको पेमेंट करना है, नेट 30 का मतलब 30 दिन तक पेमेंट करना है। अगर आपका पेमेंट 10 दिन के अंदर होता है तो आपको क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा 2, ओके। तो आपने 10 दिन से पेमेंट किया, यानी सी पॉइंट पे आपने पेमेंट कर दिया। पेमेंट आपने किया चेक से, तो चेक क्लियर होने में कितना टाइम लग गया, 2 दिन लग गया। तो डी पॉइंट में क्या सकते हैं, चेक क्लियर हो गया। तो 2 दिन क्यों लगे, क्योंकि आपने चेक डाला और वो क्लियर हुआ। यहाँ तक क्लियर है। तो ये तो पूरा हमने एक मटेरियल परचेज किया उसका प्रोसेस। आफ्टर 40 डेज यानी डी पॉइंट के बाद में 48 दिन के बाद में आपने माल को बेचा, यानी माल बनाया, माल खरीदा, उसके बाद आपको टाइम पीरियड कितना लगा, 48 डेज, आपने माल को बेचा। अब बेचने के बाद में देखिए आपने माल को बेचा और 28 दिन बाद यानी 20 डेज आफ्टर आपको कस्टमर का मेल आता है पेमेंट के लिए, ओके। तो यहाँ पे एफ पॉइंट पे क्या होगा, आपको मेल आ गया कि आपको पेमेंट मिलने वाला है। फिर आपको आप कह सकते हैं कि एफ पे आपको पेमेंट का मेल आ गया और आप 2 दिन पश्चात आपको जी पॉइंट पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे ये जी पॉइंट आपको क्या बता रहा है, पेमेंट रिसीप्ट, ठीक है। 2 दिन बाद आपको पेमेंट का रिसीप्ट हो गया। उसके बाद में आपने एच पॉइंट में क्या किया, उस चेक को डिपॉजिट किया बैंक में, बैंक को दिया और बैंक को भी टाइम लगा 2 दिन क्लियर होने में और उसके बाद आपका कलेक्शन हुआ, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा कहलाता है एक प्रोसेस कि आपने ए पॉइंट पे स्टार्ट किया माल का ऑर्डर देने में, यानी मटेरियल ऑर्डर दिया, और एफ जे पॉइंट पे आपको क्या किया, आपने माल को बेच दिया और आपने क्या कर लिया, फंड कलेक्शन कर लिया, यानी कि आपका जो पैसा है जो आपने लगाया था बिजनेस में माल को बेचने के लिए वो आपको मिल गया है। तो कितना लंबा प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि लंबा प्रोसेस क्यों है, क्योंकि हमें देखो कितना टाइम लग रहा है, 28 दिन बाद आपको मेल आ रहा है पेमेंट के लिए और फिर 2-2 दिन ये लग रहे हैं चेक क्लियर होने में, ठीक है। चेक से आपको पहले मेल आ रहा है, मेल आने के पहले मेल आया, उसके बाद आपको पेमेंट रिसीव्ड हुआ वो भी चेक से, फिर आपने बैंक में डिपॉजिट किया और फिर आपको फंड कलेक्शन हुआ। तो ये एक बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है। तो इसी सेकंड पॉइंट में आपको बताया गया है इम्पॉर्टेंट कि हम इसको कैसे कम करें, ठीक है। इस पॉइंट को हम कैसे कम करें उसके लिए देखिए
अब जो मैं आपको बात बता रही हूँ वहां से स्टार्ट होता है आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। देखिए हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, पहले कैश सर्कल को बताना है, उसके बाद में बताना है कि कैसे हम कैश का कलेक्शन करें। ठीक है, तो कलेक्शन करने के लिए आप पहले क्या करेंगे, एस्टैब्लिश ऑफ कलेक्शन सेंटर। अगर आपका बिजनेस बहुत बड़ा है तो आप क्या करोगे, बिजनेस बहुत बड़ा है तो आप छोटे छोटे सेंटर बना दोगे अपने बिजनेस के, और सेंटर बनाने के बाद आपके जो कस्टमर हैं उनको आप कहेंगे कि इन सेंटर पे आप क्या करें, चेक जमा करा दें। क्लियर है? यानी अगर बहुत बड़ी संस्था है तभी सेंटर बनाने चाहिए, बहुत छोटी संस्था है तो उसे सेंटर नहीं बनाने चाहिए क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। तो जब सेंटर बन जाएंगे तो सेंटर बनने के बाद आपका जो कैश, जो आपका चेक है उसका कलेक्शन बहुत जल्दी से हो जाएगा, चेक यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ की बैंक में जमा हो जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसको जो हम फर्स्ट पॉइंट है कलेक्शन सेंटर को, इसी को ही हम क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन बैंकिंग। ध्यान रखिएगा 2 नंबर में ये क्वेश्चन आता है, कंस्ट्रक्शन बैंकिंग कि कंस्ट्रक्शन बैंकिंग क्या होती है। जब बिजनेस बहुत बड़ा होता है तो वो क्या करता है, कैश कलेक्शन के लिए अलग अलग सेंटर बना देता है और उन सेंटर का मेन ऑब्जेक्ट होता है कि कस्टमर से जल्दी पेमेंट लेना, टाइम पे पेमेंट लेना, ताकि ज़्यादा टाइम नहीं लगे। ठीक है, तो इन सेंटर पे हम कह सकते हैं कस्टमर अपना पेमेंट कर देगा और जहाँ पे सेंटर ने पेमेंट किया वहाँ से उसी की बैंक में ये जमा हो जाएगा। ठीक है, उसकी बैंक में, लेकिन ये इसकी एक शर्त है कि आपका बिजनेस बहुत बड़ा होना जरूरी है। तो इसे ये नाम से आपका 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि कंस्ट्रक्शन बैंकिंग क्या है। कंस्ट्रक्शन बैंकिंग क्या है, क्लियर हुआ? तो ये इंपॉर्टेंट सेकंड पॉइंट में आपका आ गया कंस्ट्रक्शन बैंकिंग। सेकंड है लॉक बॉक्स सिस्टम, ये भी काफी बार पूछा गया है एग्जाम में, लॉक बॉक्स सिस्टम। तो देखिए लॉक बॉक्स